हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे द एक्टिनोइड सीरीज़। जो एक्टिनोइड सीरीज़ है ये इसमें एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इसमें आते हैं। द एक्टिनोइड्स इंक्लूड द 14 एलिमेंट फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम। जो एक्टिनोइड्स है इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और लोरेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। तो थोरियम से लोरेंशियम तक के 14 एलिमेंट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक्टिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, एक्टिनियम की स्टडी भी हम एक्टिनोइड्स के साथ ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिनोइड्स की प्रॉपर्टीज से मेल खाती हैं, यानी एक्टिनियम और जो एक्टिनोइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इसलिए हम एक्टिनियम को भी इनके साथ ही स्टडी करते हैं। द नेम, सिंबल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट आर गिवन इन टेबल 8.10। टेबल 8.10 में जो ये हमारे एक्टिनोइड्स हैं इनके नेम, सिंबल और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई है। पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल में एक्टिनोइड सीरीज दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा नीचे एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में ये हमारी एक्टिनोइड सीरीज है। एक्टिनोइड सीरीज में एटॉमिक नंबर 90 थोरियम, थोरियम से लेकर एटॉमिक नंबर 103 तक का जो एलिमेंट है लोरेंशियम, ये 14 एलिमेंट इसमें आते हैं। और जो एक्टिनोइड सीरीज है इसको आपको याद रखना है, इसको 5F सीरीज के नाम से भी जानते हैं। 5F सीरीज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, एक्टिनोइड्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 5F ऑर्बिटल में ही भरा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब ये यहाँ पर ये टेबल देखिए, टेबल 8.10, सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनियम एंड एक्टिनोइड्स। एक्टिनियम और एक्टिनोइड्स की कुछ प्रॉपर्टी। सबसे पहले एक्टिनियम, क्योंकि एक्टिनियम को हम जो एक्टिनोइड्स हैं इनके साथ ही स्टडी करते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इस टेबल में एक्टिनियम भी दिया गया है। एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, इसका सिंबल AC। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव फॉर्म में मेटल की, ये मेटल की 3 पॉजिटिव फॉर्म में और ये मेटल की 4 पॉजिटिव फॉर्म में। और यहाँ पर ये एटॉमिक रेडियस दी गई है इनकी, ये एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस दी गई है 3 पॉजिटिव फॉर्म में और ये 4 पॉजिटिव फॉर्म में, यानी जब इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थोरियम जिसको हम TH से लिखते हैं, उसके बाद है प्रोटेक्टिनियम जिसको हम PA से लिखते हैं, यूरेनियम U, नेपट्यूनियम NP, प्लूटोनियम PU, अमेरिकियम AM, क्यूरियम CM, बर्केलियम BK, कैलिफोर्नियम CF, आइंस्टीनियम ES, फर्मियम FM। और यहाँ पर ये मेंडलीव के नाम पर मेंडलीवियम MD, नोबलियम NO, लोरेंशियम LR, और ये सब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दी गई है। और अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखें, एक्टिनियम का 89, उसके बाद 90 से यानी थोरियम से 103 तक लोरेंशियम तक, ये सारे हमारे क्या हैं? एक्टिनोइड्स हैं। The actinoids are radioactive element and the earlier members have relatively long half-lives. The later ones have half-life value ranging from a day to 3 minutes for लोरेंशियम, Z is equal to 103। तो जो हमारे एक्टिनोइड्स हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो एक्टिनोइड्स होंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे और जो इनके अर्लियर मेंबर्स हैं, यानी हमारे एक्टिनोइड सीरीज़ के जो शुरुआत के मेंबर्स हैं उनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। हाफ लाइफ का मतलब, हाफ लाइफ वह टाइम होता है जिसमें जो ये हमारे एलिमेंट हैं ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के आधे हो जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास 50 ग्राम है, हमारे पास जो एक एक्टिनोइड एलिमेंट है वो 50 ग्राम है। अब जो ये 50 ग्राम एक्टिनोइड एलिमेंट अपना आधा होने में, यानी 50 ग्राम से 25 ग्राम में होने के लिए जितना टाइम लेगा वो इसकी कहलाएगी हाफ लाइफ। तो इससे हमें क्या समझ आया? कोई भी एलिमेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का जब आधा हो जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधी कंसंट्रेशन होने में जितना वो टाइम लेगा वो कहलाएगी उसकी हाफ लाइफ। जैसे कोई एलिमेंट है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का आधा कितना होता है? 50 ग्राम, 50 ग्राम। तो कोई भी एलिमेंट 100 ग्राम से 50 ग्राम होने के लिए जितना टाइम लेगा वो इसकी कहलाएगी हाफ लाइफ। तो जो ये हमारे एक्टिनोइड सीरीज़ के जो शुरुआत के मेंबर्स होते हैं, शुरुआत के मेंबर जैसे कि थोरियम हो गया, प्रोटेक्टिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, नेपट्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। लेकिन जो हमारे एक्टिनोइड सीरीज में बाद के मेंबर्स हैं, जैसे कि बाद के 3 मेंबर्स कौन से हो गए? मेंडलीवियम हो गए,
मेडलीवियम, नोबलियम, लोरेंशियम, इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इससे हमें एक जनरल ट्रेंड क्या समझ आया? इससे हमें जनरल ट्रेंड समझ आया कि जैसे जैसे हम अलोंग द सीरीज जा रहे हैं, यानी थोरियम से लोरेंशियम की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी हाफ लाइफ क्या होती है? इनकी हाफ लाइफ घटती चली जाती है, क्योंकि शुरुआत के जो मेंबर्स हैं उनकी हाफ लाइफ काफ़ी लॉन्ग है, बाद के जो मेंबर्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम है। और बाद के जो मेंबर्स हैं उनकी हाफ लाइफ कितनी है? 1 दिन से 3 मिनट तक। 3 मिनट किसकी है? लोरेंशियम की। तो इसमें हमें हाफ लाइफ दी गई है लोरेंशियम की। जो लोरेंशियम की हाफ लाइफ है वो 3 मिनट है। 3 मिनट का मतलब अगर लोरेंशियम हमारे पास 100 ग्राम है तो 3 मिनट बाद वो 50 ग्राम हो जाएगा। तो आपको लोरेंशियम की हाफ लाइफ याद रखनी है 3 मिनट। और जो बाद के मेंबर्स हैं उनकी हाफ लाइफ का रेंज क्या है? हाफ लाइफ की रेंज है उनकी 1 दिन से 3 मिनट। 3 मिनट लोरेंशियम की। द लेटर मेंबर्स कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटीज़। और जो बाद के मेंबर्स हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो हमारे ये बाद के मेंबर्स हैं जैसे कि आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेडलीवियम, नोबलियम, लोरेंशियम, इनको अगर हम प्रिपेयर करें तो इनको सिर्फ हम नैनोग्राम क्वांटिटीज़ में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। नैनोग्राम क्या होता है? 1 नैनोग्राम में होते हैं 10⁻⁻⁹ ग्राम। 1 नैनोग्राम की अगर हम बात करें तो उसमें कितने होंगे? 10⁻⁻⁹ ग्राम। तो आप देख सकते हैं जो हमारे एक्टिनोइड्स के एलिमेंट हैं उनको हम कितनी माइन्यूट क्वांटिटी में, कितनी छोटी सी क्वांटिटी में उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 10⁻⁻⁹ ग्राम, यानी ये कितनी कम क्वांटिटी है, कितनी लेस क्वांटिटी है। तो जब आप देख सकते हैं जब एक्टिनोइड एलिमेंट को हम इतनी नैनोग्राम क्वांटिटीज़ में प्रिपेयर करें तो इनकी स्टडी करना, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि एक तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं इनको इतनी कम क्वांटिटी में, दूसरा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करना भी कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और तीसरी बात इनकी हाफ लाइफ भी कितनी कम होती है। यानी 3 मिनट में लोरेंशियम 100 ग्राम से 50 ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, 100 ग्राम से ख़त्म होकर 50 ग्राम में जा रहा है। तो इनकी हाफ लाइफ कितनी कम, तो इनकी स्टडी इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। दीज फैक्ट रेंडर देयर स्टडी मोर डिफ़िकल्ट। तो ये सभी फैक्ट हमने पढ़े, इनसे इनकी डिफ़िकल्टी, इनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। All the actinoids are believed to have the electronic configuration of 7s2 and variable occupancy of the 5f and 6d सबसेल। सभी एक्टिनोइड्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो 7s सबसेल है वो तो पूरी की पूरी भरी हुई होगी। यानी एक्टिनोइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 7s2 तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन होगी ही, लेकिन इसमें जो 5f और 6d सबसेल है उसमें क्या होगा? इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वेरिएबली भरे हुए होंगे। यानी किसी में f में 1 इलेक्ट्रॉन, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 7, इस तरीके से ये भरे हुए होंगे। और अगर हम 6d सबसेल की बात करें तो 6d सबसेल में किसी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनकी अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? तो एक्टिनोइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये आपको याद रखनी है। एक्टिनोइड्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी हमारे पास 5f ऑर्बिटल में इसमें 0 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, 6d में इसमें 0 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे, 7s ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको याद रखनी है। कहीं कहीं पर आपको जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से दिखाई देगी। 7 अगर मैं लिखूं 5f में 1 से 14, 6d में 0 से 1, 7s में 0 से 2, कहीं कहीं पर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखी दिखाई देगी। लेकिन इसमें जो ज़्यादा सही है, यानी ये वाली जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़्यादा करेक्ट है, ये वाली करेक्ट नहीं है। कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से लिखाई देगी। अब ये वाली करेक्ट क्यों नहीं है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। उसका कारण है हमारा थोरियम। इसका कारण क्या है हमारा? इसका कारण है हमारा थोरियम। तो अगर आप यहाँ पर देखें थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6d2 7s2। थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास? 6d2 7s2।
अब आप कहेंगे थोरियम में तो जो हमारे पास 5f ऑर्बिटल है वो तो भरी नहीं, अगर थोरियम में 5f ऑर्बिटल नहीं है तो ये हमारा एक्टिनोइड कैसे हुआ? क्योंकि एक्टिनोइड में हमने क्या पढ़ा, एक्टिनोइड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो ये थोरियम हमारा क्या है? थोरियम एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। थोरियम एक्टिनोइड्स में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें अगर थोरियम की हम नेगेटिव फॉर्म की बात करें, थोरियम की अगर हम नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो इसमें 5f ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाता। लेकिन अगर हम थोरियम 3 पॉजिटिव की बात करें तो इसमें क्या होगा? 3 पॉजिटिव का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये 5f0, क्योंकि इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 5f0 लिख सकते हैं हम। अब क्या हुआ? थोरियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गए, 1 इलेक्ट्रॉन डी में से गया, तो 6d में कितना बच गया? 6d में बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होता क्या है, जो 6d है और 5f है ये दोनों होते हैं बहुत पास पास, क्लोज प्रोक्सिमिटी में, यानी जो 5f सब शेल है और 6d सब शेल है ये दोनों क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं, यानी बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण ये d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चला जाता है? 5f सब शेल में चला जाता है, 5f ऑर्बिटल में चला जाता है। तो TH3 पॉजिटिव कंडीशन में क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 5f1, इसलिए ये एक्टिनोइड्स का एलिमेंट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? आयनिक फॉर्म में इसमें 5f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये नेटिव फॉर्म में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि नेटिव फॉर्म में इसकी 5f ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अब थोरियम के बेस पर, थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 5f0, थोरियम में क्या है? 5f0, और इसमें क्या कहा गया है कि जो 5f हमारे हैं उसमें 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसमें थोरियम तो नहीं आया, क्योंकि थोरियम में तो 5 नेटिव फॉर्म में थोरियम की अगर हम बात करें तो 5f ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 5f में कम से कम 1 होना चाहिए था। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? गलत हो गई। लेकिन अगर हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 5f में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली देखिए 0 से, तो 5f में 0, तो थोरियम भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये वाली सही। अगर हम 6d की बात करें, 6d में 0 से 1 आने चाहिए थे, थोरियम को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हैं उसमें 6d में 0 से 1 तक ही आते हैं, लेकिन थोरियम में 6d में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये वाली तो 6d के आधार पर भी गलत हो गई। 6d में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसमें भी सही। 7s में 2, 7s में 0 से 2, ये भी सही है, 7s में 2, ये भी सही है। तो थोरियम में 5f और 6d के आधार पर जो हमारी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो हमारा थोरियम एलिमेंट है वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये वाली याद रखनी है। अब हम इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। थोरियम की 6d2, 7s2 और m3 पॉजिटिव फॉर्म में, यानी जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, थोरियम 3 पॉजिटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f1, और ये कैसे हुई है मैंने आपको बता दिया, 6d का इलेक्ट्रॉन 5f में चला जाता है, और m4 पॉजिटिव फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा 5f0। इसी तरीके से प्रोटेक्टिनियम में देखिए 5f2, 6d1, 7s2। अब अगर आप देखें प्रोटेक्टिनियम से लोरेंशियम तक तो सभी में 6d में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको छोड़कर प्लूटोनियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्लूटोनियम में कोई भी 6d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और थोरियम में 6d में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 6d में क्या होगा? 0 से 2 तक भरे जाएंगे, क्योंकि इसमें 2, और इसमें क्या हो रहा है? प्लूटोनियम में 6d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6d में 0 से 2 तक ही आएंगे। बाकी आप देखें 5f में यहाँ से प्रोटेक्टिनियम में 2, 3, 4, फिर 6, 7, 7, इस तरीके से 5f में भी और इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और 7s में अगर हम देखें तो 7s में सभी में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 7s में क्या है? सभी में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम 7s में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन ना लिखकर खाली क्या लिख सकते हैं? 7s2, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी में 7s में 2 ही भरे जा रहे हैं, कहीं भी 7s में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ज़्यादा सही क्या होगा? 7s2 ना कि 7s022। तो ये ज़्यादा सही है तीनों में, 5f के कंपेयर में भी, 6d के रेस्पेक्ट में भी, और 7s के रेस्पेक्ट में भी। तो ये वाली आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ देख सकते हैं, बस थोरियम इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है।
क्योंकि थोरियम में 5f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन 3 पॉजिटिव फॉर्म में इसमें भी 5f में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए हम इसको एक्टिनोइड से कहते हैं। The 14 electron are formally added to 5f, though not in thorium Z equal to 90, but from Pa onward the 5f orbital are complete at element 103। जो हमारे 14 एलिमेंट्स हैं वो 5f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, लेकिन थोरियम में 5f ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन Pa से लेकर, Pa का मतलब प्रोटेक्टिनियम से लेकर एलिमेंट 103 तक यानी लोरेंशियम तक जो 5f ऑर्बिटल है वो पूरी की पूरी भर जाती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टिनियम से लेकर जो 5f इलेक्ट्रॉन है उसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, 2 3 4 धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं और लोरेंशियम तक 5f ऑर्बिटल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। The irregularities in the electronic configuration of the actinoid, like those in the lanthanoid, are related to the stabilities of the F0, F7 and F14 occupancies of the 5f orbital। लेकिन जैसे हमने लैंथेनोइड में देखा था, इसी तरीके से जो एक्टिनोइड्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इरेगुलरिटीज़ आती हैं। और वो इरेगुलरिटी क्यों आती हैं? क्योंकि इनको F0 जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करनी पड़ती है, F7 और F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको अचीव करनी पड़ती है। और आपको पता है अगर f ऑर्बिटल खाली होगी या f ऑर्बिटल आधी भरी हुई होगी या f ऑर्बिटल पूरी की पूरी भरी हुई होगी तो इसके लिए क्या होता है, ये इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो एक्टिनोइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या हो जाता है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी इरेगुलर हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दिया भी गया है, दस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AM एंड CM। अमेरिकम और क्यूरियम इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, अमेरिकम की रेडॉन के बाद 5f7 7s2। और यहाँ पर अगर हम देखें क्यूरियम की क्या है, 5f7 6d1 7s2। तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से अमेरिकम की अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f7 7s2, इसमें डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि इसको क्या करना है, यहाँ पर 5f7 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करनी है, क्योंकि इससे इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अगर हम क्यूरियम की बात करें तो 5f7 6d1 7s2, यहाँ पर क्या है, इसमें भी 5f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 7 जो 5f ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि क्यूरियम क्या है, 5f7 कंडीशन में ये जो 5f ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने के कारण इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर इसमें भी 7 इसमें भी 7, इसी तरीके से इसमें भी 14 इसमें भी 14 फुली फिल्ड होने के कारण, तो यहाँ पर फुली फिल्ड होने के कारण इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये थोड़ी थोड़ी इसमें इरेगुलरिटी देखी जाती है, यानी इसमें 1 फिर 2 2 3 4 6 फिर 7 7 फिर 9 10 11 12 13 फिर 14 फिर 14 14 14, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली। तो इसके कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अचीव करने के कारण इसमें कुछ इरेगुलरिटी देखी जाती है, यानी ये 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोग्रेसिवली नहीं भरे जा रहे। प्रोग्रेसिवली का मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, वो इरेगुलरली भरे जा रहे हैं। इसमें 6 फिर 7 के बाद 8 आना चाहिए था लेकिन फिर 7, इसी तरीके से यहाँ 13 14 14 के बाद फिर 14, इसमें भी 14 इसमें भी 14। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए है। Although the 5f orbital resemble the 4f orbital in their angular part of the wave function, they are not as buried as 4f orbital and hence 5f electron can participate in bonding to a far greater extent। तो जो हमारी 5f ऑर्बिटल है वो बिल्कुल 4f ऑर्बिटल की जैसी है, लेकिन जो हमारी 4f ऑर्बिटल होती है वो तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है, लेकिन जो 5f ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इतनी पास नहीं होती, वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होती है। इसके कारण जो 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी 4f ऑर्बिटल थी, जो 4f ऑर्बिटल हमारी होती है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है, क्लोज टू न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और इस तरीके से होती है कि वो ऐसा लगता है कि वो न्यूक्लियस में बिल्कुल धसी हुई है। इसलिए जो 4f ऑर्बिटल के जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, 4f ऑर्बिटल यानी जो लैंथेनोइड्स में
लैंथेनॉइड्स में जो हमारे 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस में बिल्कुल धसे हुए होते हैं, न्यूक्लियस में बिल्कुल बरीड होते हैं। लेकिन जो हमारे 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं। किसकी कंपैरिजन में? 4f के कंपैरिजन में। 4f के कंपैरिजन में जो हमारी 5f ऑर्बिटल होती है इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं? न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं। अब जब ये न्यूक्लियस से दूर हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपको याद रखना है। लैंथेनॉइड में 4f इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन एक्टिनॉइड्स में जो 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको याद रखना है 6, 7s, 6d और 5f। एक्टिनॉइड्स में जो ये वाली इलेक्ट्रॉन हैं ये तीनों की तीनों बहुत क्लोज होती हैं और न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होती हैं। इसके कारण एक्टिनॉइड्स में 7s भी, 6d भी और 5f ऑर्बिटल भी तीनों की तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन लैंथेनॉइड में ऐसा नहीं है। लैंथेनॉइड में 4f ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ये न्यूक्लियस में बिल्कुल धसी हुई होती है, न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है इन कंपेरिजन टू 5f। ये आपको याद रखना है। ये तो हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखें, अगर हमारा जो मेटल है, एलिमेंट है एक्टिनॉइड, वो नेटिव फॉर्म में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरेगुलर है, यानी 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इरेगुलरली भरे जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे एक्टिनॉइड एलिमेंट 3 पॉजिटिव फॉर्म में हैं, आयनिक फॉर्म में हैं, तो उसमें 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से भरे जाएंगे? वो रेगुलरली भरे जाएंगे। तो हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें या आयनिक जो हमारी आयनिक साइजेस हैं वो हम इसके आधार पर ही स्टडी करते हैं। तो देखिए, आयनिक से जब ये हमारा जो एक्टिनॉइड्स है वो 3 पॉजिटिव फॉर्म में है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 3 पॉजिटिव फॉर्म में एक्टिनॉइड्स में जो 5f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रेगुलरली भरे जा रहे हैं, सही तरीके से बिल्कुल भरे जा रहे हैं, प्रोग्रेसिवली, पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से भरे जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो हम स्टडी करते हैं वो 3 पॉजिटिव फॉर्म में ही करते हैं। तो ये तो हुई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं इनकी आयनिक साइजेस की। द जनरल ट्रेंड इन लैंथेनॉइड इज ऑब्जर्वेबल इन द एक्टिनॉइड एज वेल। जैसे लैंथेनॉइड में जो ट्रेंड था, यानी अलोंग द सीरीज जाने पर क्या हो रहा था, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे जो साइज था वो डिक्रीज होता चला जा रहा था। तो उसी प्रकार का ट्रेंड एक्टिनॉइड में भी देखा जाता है, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो आयनिक साइज है या फिर एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, लैंथेनॉइड में क्या था? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, यानी इसमें जो 4f ऑर्बिटल थी उनकी पुअर शील्डिंग थी, शील्डिंग इफेक्ट उनका पुअर था, जिसके कारण न्यूक्लियस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बढ़ाता जा रहा था और जो एटम का साइज था, आयन का साइज था, वो डिक्रीज होता चला जा रहा था। इसी तरीके से जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो 5f ऑर्बिटल होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस है उसकी फोर्स बढ़ती चली जा रही थी। न्यूक्लियस क्या कर रहा था, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर और ज़्यादा फोर्स लगा रहा था, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है। There is a gradual decrease in the size of the atom or M3 पॉजिटिव आयन across the series। अगर हम एटम की बात करें या फिर M3 पॉजिटिव आयन की बात करें तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ यानी अलोंग द सीरीज जाने पर क्या हो रहा है, साइज घटता चला जा रहा है। दिस में बी रेफर्ड टू एज द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लाइक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसको हम कहेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। The contraction is however greater from element to element in this series resulting from poor shielding by 5f electron। लेकिन जो हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एक्टिनॉइड का साइज क्या होगा, ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो लैंथेनॉइड के मुकाबले जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उनका साइज ज़्यादा कम होता है, यानी उनका साइज क्या होता है, बहुत लेस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 5f इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शील्डिंग बहुत ज़्यादा पुअर होती है 4f के मुकाबले। अगर हम 4f और 5f को कंपेयर करें तो 4f की शील्डिंग थोड़ी ज़्यादा होगी 5f के मुकाबले,
या फिर दूसरे शब्दों में कहें जो 5f इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शील्डिंग 4f इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज़्यादा पुअर होगी। अब 5f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बहुत ज़्यादा पुअर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, यानी न्यूक्लियस से नहीं बचा पाते। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से नहीं बचा पा रहे तो इसके कारण क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगाएगा और साइज ज़्यादा घट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस की फोर्स से बचने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, या फिर कहें न्यूक्लियस के फोर्स से अपने आप को जब बचाते हैं, न्यूक्लियस के पुल से बचाते हैं, ये कहलाता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट होता कैसे है? ये शील्डिंग इफेक्ट इस तरीके से होगा। मान लीजिए न्यूक्लियस, ये एक सबशेल, ये दूसरी सबशेल, इसमें मान लीजिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है। ये बाहर की सबशेल है, ये अंदर की सबशेल है। तो होगा क्या, जो ये अंदर की सबशेल के जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाहर की सबशेल पर रिपल्शन लगाएंगे। क्या करेंगे? बाहर की सबशेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। अंदर की सबशेल के जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाहर की सबशेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। इस रिपल के कारण क्या हो जाता है, जो साइज हो जाता है एटम का, वो इंक्रीज हो जाता है। और जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होगा, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस की फोर्स से दूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले नज़दीक थे। तो ये अंदर के सबशेल के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बाहर की सबशेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगानी शुरू कर दी, उनको रिपल करना शुरू कर दिया। रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस रिपल्शन के कारण एटम का साइज बढ़ जाता है, बाहर की सबशेल थोड़ी दूर हो जाती है। अब जब ये सबशेल दूर हो गई तो न्यूक्लियस की फोर्स क्या हो जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन पर घट जाएगी, लेस हो जाएगी। न्यूक्लियस की फोर्स अगर घट गई तो यहाँ पर साइज क्या होगा, साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो हमारे 5f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शील्डिंग होती है बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग का मतलब ये जो 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर इतना ज़्यादा रिपल्शन फोर्स नहीं लगा पाते। अब जब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन नहीं कर रहे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर रहे, तो इसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा यानी बहुत ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारी 5f ऑर्बिटल, ये 6d ऑर्बिटल, ये हो गई 7s ऑर्बिटल, 7s 6d 5f। अब क्या होगा, जब ये 5f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, 5f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6d में 1 से 0 से 2 तक आ सकते हैं, और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। 5f ऑर्बिटल में 14 भर लीजिए, किसी में 14 होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, यानी जो 5f ऑर्बिटल है वो प्रोग्रेसिवली भरी जाती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, फिर 7, इस तरीके से भरी जाती है। अब होता क्या है, जो 5f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शील्डिंग होती है पुअर शील्डिंग का मतलब न्यूक्लियस की फोर्स से ना तो ये अपने आप को बचा पाते हैं, ना इनकी बाहरी जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं 6d और 7s, ना इनको बचा पाते हैं। अब जब इनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा फोर्स जब लगाएगा न्यूक्लियस, तो इनको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये 5f ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचेगा तो जो 6d के ऑर्बिटल हैं इस पर भी फोर्स लगेगी, तो ये 6d को भी अपनी तरफ खींचेगा। 6d पर फोर्स लगेगी, 6d अंदर की तरफ आएगी, तो जो 7s ऑर्बिटल है इस पर भी न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा, क्योंकि 5f ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल 7s को तो नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसके कारण 7s ऑर्बिटल को भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़े, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है, और 5f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग है वो तो पुअर है ही। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जो न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। न्यूक्लियस की फोर्स इंक्रीज होती चली जाएगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा,
और ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो आयनिक साइज है वो और ज़्यादा घटता चला जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ यानी सीरीज के अलोंग चलते चलते एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ती चली जाती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और दूसरा 5f ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत ज़्यादा पुअर है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और अपने आप को इस न्यूक्लियस की फोर्स से नहीं बचा पाती। तो इसके कारण साइज घटता चला जाता है और इसी को हम कहते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इसी को कहते हैं क्योंकि इसमें 5f ऑर्बिटल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही है और इसके साथ साथ 6d ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस की तरफ खींची आ रही है। तो वही है एटॉमिक साइज घटेगा। देखिए M3 पॉजिटिव में एटॉमिक साइज घटता चला जा रहा है। ये देखिए एटॉमिक साइज रेगुलरली घटता चला जा रहा है। हम M3 पॉजिटिव फॉर्म में ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो ये वैल्यू होती हैं ये ज़्यादा रेगुलर होती हैं नेटिव फॉर्म के मुकाबले, मेटल के मुकाबले। इस तरीके से क्या होता है, M3 पॉजिटिव फॉर्म में आयनिक फॉर्म में रेगुलरली इनकी डिक्रीज होती चली जाएगी आयनिक रेडियस, और बाद में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, इनकी वैल्यू नहीं दी गई। इसी तरीके से M पॉजिटिव फॉर्म में, M4 पॉजिटिव फॉर्म में भी डिक्रीज होती चली जाएंगी। अब है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। There is a greater range of oxidation state which is in part attributed to the fact that the 5f, 6d and 7s level are of comparable energies. The non-oxidation state of actinoids are listed in table 8.1. अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं उसमें 5f ऑर्बिटल, 6d ऑर्बिटल और 7s ऑर्बिटल ये तीनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। लेंथेनोइड में क्या हो रहा था, जो 4f ऑर्बिटल थी वो न्यूक्लियस में ब्यूरिड थी, यानी न्यूक्लियस में ब्यूरिड का मतलब है न्यूक्लियस के बहुत करीब थी। लेकिन 4f के कंपैरिजन में 4f ऑर्बिटल की तुलना में जो 5f ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होती है। होती तो ये भी न्यूक्लियस के पास ही है, लेकिन 4f की तुलना में न्यूक्लियस से दूर होगी 4f के कंपैरिजन में, जिसके कारण जो एक्टिनोइड्स होते हैं उसमें 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, 6d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और 7s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तीनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पर लेंथेनोइड में 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। अब जब 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ेगी ही, ये अलग अलग रेंज की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और जो ये 5f, 6d और 7s ऑर्बिटल होते हैं ये बहुत ही पास होते हैं, यानी ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे और कंपेरेबल एनर्जी की होंगे, यानी इन तीनों की एनर्जी लगभग बराबर सी होगी, क्योंकि पास पास है तो एनर्जी लगभग बराबर सी होगी, जिसके कारण तीनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इनकी दी गई है। यहाँ पर एक्टीनियम के ऑक्सीजन स्टेट +3, थोरियम +4 करेगा, Pa345 प्रोटेक्टिनियम ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरीके से यूरेनियम 3456 करेगा, Np34567 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोरियम से लेकर Bk तक, थोरियम से लेकर यहाँ पर Bk तक, Bk मतलब बर्केलियम, थोरियम से लेकर बर्केलियम तक क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा शो हो रही है। थोरियम में तो एक ही है, लेकिन थोरियम से लेकर यहाँ तक Pu तक क्या हुई, थोरियम से लेकर प्लूटोनियम तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट घटना स्टार्ट हो जाती है। और बर्केलियम के बाद, Bk के बाद बाकी जो एलिमेंट है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, उसके आगे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो थोरियम से प्लूटोनियम तक ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगी और CF से Lr तक, लोरेंशियम तक ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ +3 ही शो करते हैं। और इन सभी में भी जो आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है, +3। बाकी कुछ एलिमेंट +3 के अलावा भी और ज़्यादा भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों, क्योंकि 4f, 5f, 6d और 7s इसमें पास पास होती हैं, तीनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। द एक्टिनोइड शो इन जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो भी जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, इसमें वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये आपको याद रखना है। द एलिमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि आप देख सकते हैं सीरीज के फर्स्ट हाफ में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक से ज़्यादा है, यानी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर
द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम +4 इन थोरियम टू +5, +6 एंड +7 रेस्पेक्टिवली इन प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपच्यूनियम, बट डिक्रीजेज इन सक्सेडिंग एलिमेंट। जैसे कि आप टेबल 8.11 में देख सकते हैं, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है थोरियम से वो बढ़ती चली जा रही है इन एलिमेंट में। थोरियम से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जा रही है। थोरियम में तो एक ही थी +4, लेकिन आप Pa में देखिए +5 मैक्सिमम, यूरेनियम में +6, नेपच्यूनियम में +7 और Pu प्लूटोनियम में +7। लेकिन उसके बाद प्लूटोनियम के बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट घटती चली जा रही है। इसमें मैक्सिमम 6, इसमें 4, इसमें 4 और बाकी में मैक्सिमम 3 है। तो एक हाफ तक तो बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी। द एक्टिनोइड रिजेंबल द लैंथेनोइड इन हैविंग मोर कंपाउंड इन +3 स्टेट देन इन +4 स्टेट। इसी तरीके से जैसे लैंथेनोइड में ज़्यादातर कंपाउंड किस में बनते थे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते थे। इसी तरीके से एक्टिनोइड में भी ज़्यादातर कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेंगे, ना कि +4 में। तो हमें क्या पता चला, लैंथेनोइड हो चाहे एक्टिनोइड हो, उनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। हाउएवर +3 एंड +4 आयन टेंड टू हाइड्रोलाइज। लेकिन जो +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वाटर के साथ उनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, यह आपको याद रखना है। बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द एक्टिनोइड इज सो अनइवन एंड सो डिफरेंट फॉर द फॉर्मर एंड लेटर एलिमेंट, इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री टू रिव्यू देयर केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देख सकते हैं एक्टिनोइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनोइड्स में वो क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है। अनइवन का मतलब शुरुआत में 1, फिर 3, फिर 4, ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये 5 फिर घट गई, और उसके बाद बाकी के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो शुरुआत के जो एलिमेंट हैं वो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, डिफरेंट। बाद के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए इनकी अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में, तो ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने के बाद हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलते।